नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हरियाणा में 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। 12 मार्च को परिणाम आएंगे। 11 फरवरी से ही निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बीजेपी तैयारी कर रही है, जीत का दम भर रही है। दूसरे दलों का क्या कुछ रुख रहने वाला है, चर्चा होगी। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में इस साल का पहला चुनाव निकाय चुनाव के रूप में होने जा रहा है। 2 मार्च को हरियाणा के निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और 12 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। निकाय चुनाव का पूरा शेड्यूल कुछ इस तरह से है। नामांकन की तारीख 11 से 17 फरवरी रखी गई है। इसके साथ ही 18 फरवरी को स्क्रूटनी होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 19 फरवरी को रखी गई है। इस पूरी प्रक्रिया के साथ ही 28 फरवरी तक चुनाव प्रचार जारी रहेगा और 2 मार्च को वोटिंग होगी और चुनाव के नतीजे 12 मार्च को घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि पानीपत में नामांकन 21 से 27 फरवरी को होगा और 28 फरवरी को छटनी होगी। प्रदेश में कुल 35 निकायों में चुनाव होने हैं। इनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद, 21 नगर पालिकाएं शामिल है, जबकि अम्बाला और सोनीपत में मेयर के लिए उपचुनाव होगा। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर, हिसार और करनाल में मेयर और सभी वार्डों के चुनाव होंगे। 5 फरवरी को सभी जिला उपायुक्त अपने ऑफिस में चुनाव की नोटिफिकेशन लगाएंगे। तो 8 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, जिनके नाम हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर। इनके आम चुनाव होने हैं। और हाँ, वैसे राइट अप भी मैं दे रहा हूँ। बाकी हाँ, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर, इनमें तो मेयर के भी चुनाव होने हैं और सभी वार्डों के चुनाव होने हैं मेंबर्स के। तो इसके अलावा 2 उपचुनाव हैं मेयर के, अम्बाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सोनीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। शहर की सरकार के लिए होने वाले चुनाव कई मायनों में अहम है, क्योंकि ये चुनाव जहां सरकार के 100 दिन के कामकाज का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होगा, तो वहीं कांग्रेस के लिए अपनी सियासी पिच को मजबूत करने का मौका भी होगा। विधानसभा चुनाव में हताशा हाथ लगने के बाद से कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट में आ गई है, लेकिन इस चुनाव के परिणाम कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी भी इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और लगातार मंथन के साथ चुनाव में जीत का दम भर रही है। निगम चुनाव की हमारी पूर्ण तैयारी है और पता लगेगा तो हमारी पूर्ण तैयारी है। हमारा सभी निगमों में कमल का फूल खिलेगा। आज हरियाणा में डबल इंजन की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में है और आने वाले समय में ट्रिपल इंजन की सरकार, स्थानीय निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सरकार और पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस प्रकार का एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी का संगठन हरियाणा में काम कर रहा है। बहरहाल प्रदेश में सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी शहर की सरकार भी बनाने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी इस चुनाव को मजबूती से लड़ने की बात कह रही है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो निकाय चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट आपने देखी। चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। रामराज शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस, इनेलो से प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू और राजेंद्र जादू वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा बीजेपी से शुरू करते हैं। शर्मा जी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, आपको लगता है राहें आसान होंगी शहरी सरकार को लेकर? देखो ज्योति जी, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाया, जिनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 370 और 35 जम्मू कश्मीर से हटा दी गई है। विदेश में हमारा डंका बजा है। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, छत्ती बिरादरी के मसीहा, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को आशीर्वाद देकर दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाया और तीसरी बार हमारी सरकार बनाई, तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा।
और आज बहुत अहम बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर भी हुई है और बीजेपी दफ्तर पंचकुला में भी चल रही है, जिसमें हमारे प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और बहुत ही चाणक्य आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओपी धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय महामंत्री जी और माननीय संगठन महामंत्री जी और सभी वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ सभी एमएलए, सभी मंत्री, सभी की कोर कमेटी की बैठक चल रही है और जिसमें स्वाभाविक है इसमें मंथन चल रहा है। और मैं समझता हूं जिस तरह से डबल इंजन की सरकार हमारी सरकार काम कर रही है, जनहित के कार्य कर रही है, तो ये निकाय चुनाव है जो छोटी सरकार के नाम से जाना जाता है, इसमें भी कमल खिलने जा रहा है, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से मैं कह सकता हूं ये चीजें, जनता भगवान का रूप है, हम जनता को देवतुल्य मानते हैं। और कांग्रेस पार्टी वाले जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस के हत्यार कहते हैं, वह कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर मैं बीजेपी का वोट राक्षस है, मैं इसको श्राप देता हूं। हम श्राप नहीं देते, हम जनता की पूजा करते हैं, जनता को भगवान मानते हैं, तो इसलिए जनता की हम सेवा ऐसे ही करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी और आने वाले 30-35 साल तक हमारा शासन ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा। वैसे तो इसमें स्थानीय मुद्दे होते हैं, फिर भी हमारे पहले भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्री, सभी एमएलए, सभी तो स्थानीय मुद्दों की तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं शर्मा जी। हो सकता है जनता भी कंसीडर ही ना करे स्थानीय मुद्दों को, आप जिन मुद्दों को गिना रहे हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं, या फिर पीएम मोदी का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, सीएम नायब सैनी, मोदी जी, हो सकता है उनका कोई करिश्मा चले आपके मुताबिक तो, लेकिन लोकल जो इश्यूज है अभी तक आपने कोई चर्चा की नहीं है स्थानीय मुद्दों के। मैं तो स्थानीय मुद्दों पर तो अभी आया ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी हमारे एमएलए, सभी हमारे मंत्री, सब हमारे वरिष्ठ नेतागण की मीटिंग ली थी पीछे भी, और उन्होंने सबको आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे कि जनता के बीच में रहे, जनता की समस्याओं का समाधान करें, और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे कि फर्स्ट आवर्स में समाधान शिविर के नाम से उन्होंने एक ये शुरुआत की है। फर्स्ट आवर्स में जनता की समस्याओं का समाधान करें, और सभी एमएलए को कहा था, सभी मंत्रियों को कहा था, हमारा हर कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, चाहे वो रोड का मुद्दा है, चाहे वो पानी का है, चाहे बिजली का है, चाहे वो सफाई का मुद्दा है, सभी मुद्दों पे हमारे नेतागण गंभीर हैं और हम जनता के बीच में रहते हैं। जनता के बीच में रहने का हमारे को फायदा मिल रहा है और निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा, और छोटी सरकार में कमल खिलने जा रहा है। छोटी सरकार भी हमारी बनेगी, अब ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी हो जाएगी, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं। कांग्रेस को चर्चा में जोड़ते हैं। हांडा जी, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का जो नारा दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आप लोगों के पास क्या तोड़ है इसका? ज्योति जी, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। अपने हाकिम की फकीरी पर तरस आता है, अपने हाकिम की फकीरी पर तरस आता है जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। उजले दिनों से और अच्छे दिनों से तो बहुत अच्छी थी वो काली रातें, उजले दिनों या अच्छे दिनों से तो बहुत अच्छी थी वो काली रातें, ऐसी आजादी के हर शख्स रिहाई मांगे। तो बात ऐसी है मैडम, चंडीगढ़ का चुनाव पहले मैं सबसे पहले याद दिलाना चाहूंगी, जहां पर अनिल मसीह के मसीहा बनकर तो उतरे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते उनकी वो धराशायी हो गए। वो आपने भी देखा, हमारे हरियाणा ने देखा, देश ने देखा, विदेशों में भी वो देखा गया कि कैसे ये 8 वोटों को निरस्त करके इन्होंने चुनाव लड़े। हम भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी भी पूरी तैयारी है, लेकिन मुद्दों के ऊपर है। मुद्दों पर तो जैसे अभी आपने ही टोका भाजपा के प्रवक्ता को कि मुद्दों की वो बात नहीं करे, मुद्दे मैं गिनवा देती हूँ। सबसे पहले तो ये बड़े शर्म की बात है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी कि 2 मार्च को निकाय चुनाव हो रहा है, छोटा चुनाव जिसको ये कहते हैं, 10 दिन बाद काउंटिंग होगी। इजंट इट वेरी एस्टोनिशिंग एंड मतलब बड़ा अजीब सा नहीं है ये बात? दूसरी बात, शिक्षा के विरोधी इन्होंने प्रूव कर दिया। 27 फरवरी को हरियाणा बोर्ड के 9 तारीख को इन्होंने, कमल जी आप जो कह रहे हैं ठीक है, 9 तारीख को पानीपत का चुनाव जो रहता है वो 9 तारीख को करवाया जाएगा। रिपोल भी अगर करवाने की बात होगी तो 10 तारीख को होगा, उसके बाद 12 तारीख को परिणाम आएंगे। वो मुझे पता है, लेकिन स्टार्ट तो 2 से हो रहे हैं ना। एक सिर्फ पानीपत का ही 9 तारीख को होना है, बाकी तो सारे 2 तारीख को हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं थोड़े से मुद्दे गिनवा देती हूँ। और मैं, इन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है,
हर चीज में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की लच्चर स्थिति हो, चाहे पानी पीने का पानी हो, चाहे आपका सीवरेज ओवरफ्लो हो, टाइलीकरण हो, सड़कों का बुरा हाल, मैं कुछ और चीजें गिनाना चाहती हूँ। मैं पहले तो मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहती हूँ, 2017 के बाद 2022 में चुनाव क्यों नहीं हुए? क्यों इनकी हिम्मत नहीं पड़ी निकाय चुनाव कराने की? अगर मैं एक चीज और सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे भाजपा का जवाब देकर जाए कि अगर इन्होंने चंडीगढ़ की तर्ज पर चुनाव करने हैं, बेईमानी करनी है, तो फिर क्यों पैसा और एनर्जी वेस्ट करनी, जनता की भी और लोगों के पैसे भी क्यों बहाने पानी की तरह? क्योंकि इनके पास पैसा तो बहुत है। इन वसूलखोर से चंदा धंधा छापा, वो आपको भी पता है, वो सारा विश्व जानता है। हमारा उपहास होता है विश्व में। ट्रंप और बाइडेन कहते हैं कि अगर हमारे पास मोदी जैसा मीडिया होता तो पता नहीं हम क्या कर लेते। खैर, तो सड़कों का मुद्दा रहेगा। टूटी फूटी सड़कें, मैं याद दिलाना चाहूंगी, जब इनके एक प्रत्याशी वोट मांगने गए थे, उनको गाड़ी से उसकी बाजू पकड़कर निकाला गया और बताया कि ये सामने है खड्डे में सड़क और पानी भरा हुआ, हम चलते हैं उसमें, तुम भी चलकर दिखाओ। टाइलीकरण की समस्या बता देती हूँ। करनाल में दोबारा टाइलें लगाई जा रही है, नई नई, बिना बात से, ऑलरेडी जो अच्छी कंडीशन में है। और अंबाला में भी लगाई गई। अंबाला से जब किसी स्थानीय निवासी ने पूछा, भाई टाइलें तो ठीक ठाक है, आप क्यों दोबारा लगा रहे हो? तो जवाब बड़ा हास्यास्पद था कि ISI मार्क नहीं है। भाई आप सबसे पहले तो EVM मशीनों को ISI मार्क कीजिए ना, कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, या उसमें आप घपलेबाजी करते हैं। क्योंकि 19 लाख मशीनें EVM की जो है बेंगलोर से गायब हुई हैं। फरीदाबाद के निगम में करोड़ों का घोटाला किसने किया? कोई काम इन्होंने किया नहीं, सिर्फ बातें इनकी होती हैं कागजों पर। पिंजौर गार्डन, जहां से मैं आती हूँ, कालका पिंजौर पंचकुला, वहां पर ज्योति जी आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगी कि 16.5 करोड़ रुपया जो है आवंटन हुआ वहां की सड़क के लिए, पिंजौर गार्डन के बाहर की। लेकिन वो सारा पैसा कुंडली मार के बैठी यहाँ की इनकी MC। और इसी तरीके से कालका विधानसभा के विकास के लिए 25 करोड़ आवंटित किया था, एलोकेट किया था, लेकिन वो भी खाली किताबों में पड़ा है, 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया गया है। सीवरेज, बारिशों में क्या हाल होता है आप देखिए, पेयजल के साथ जाके सीवरेज का ओवरफ्लो हो जाता है। डेंगू के दौरान कोई फॉगिंग नहीं होती। मतलब लोग इनके लिए कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। इनको बस ये चाहिए कि वोट मिलने चाहिए। इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है। ब्लाइंड्स के लिए रोड हो, पार्क की मेंटेनेंस हो, कहीं कुछ देखने में नजर नहीं आ रहा, हर तरफ कचरा। और जो ये गाय के बड़े सगे बने फिरते हैं, तो एक बात बताना चाहूंगी कि 600 करोड़ गाय का बीफ एक्सपोर्ट बढ़ गया, जिनसे चंदा भी लिया प्रधानमंत्री ने। और वो गाय और हमारे गौवंश देखकर इतना दिल को दुख होता है। कचरे के ढेर में वो प्लास्टिक खा रहे होते हैं। लोग भी बेवकूफ हैं जो फेंकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि लोग समझदार हैं, लेकिन आपने गौशालाओं की तो बातें बहुत की, लेकिन कहां है गौशालाएं जहां पर इनको आश्रय मिल सके? जो बेचारे बाहर भटकते रहते हैं, गाय या गौवंश भटकते रहते हैं। दूसरी बात है, स्कूल्स की भी इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी, जो शौचालय की बहुत बात करते थे भाजपाई, 767 गर्ल्स ऐसे स्कूल हैं जहां पर शौचालय नहीं है, जो कि एक बहुत जरूरी चीज है। लड़कों के स्कूल में 1200 से ऊपर है जहां शौचालय नहीं है। तो ये बात किस पर करते हैं मुझे ये नहीं समझने आती। स्ट्रीट लाइट घोटाला इन्होंने करा, इन्होंने धान घोटाला करा, कितने इन्होंने घोटाले करे अनंत है। उनको गिनवाने बैठूंगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। कम्युनिटी सेंटर, बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोली थी। ESI हॉस्पिटल्स का हाल बुरा है, जहां जाओ हॉस्पिटल जाओ डॉक्टर नहीं है, स्कूल जाओ टीचर नहीं है। तो कोई भी काम इन्होंने किया हो सिवाय प्रदेश पर कर्जा बढ़ाने के 4.5 लाख करोड़ का हो गया, जो 1966 से लेकर 2014 तक सिर्फ 56,000 करोड़ था। कहां गया, किसने खाया? और अभी अनिल विज जी का एक बयान, इसको तो नकार नहीं सकते ये। उन्होंने कहा जी CM जो है उड़न खटोले से उतरे और जनता की तरफ देखें, कुछ काम करें। जो अभी हमारे जनता के जो किसानों से वसूली करी पराली जलाने पर, जो बेचारे ठूंठ जला रहे थे, उनसे जुर्माना डबल ट्रिपल वसूल करके एक चॉपर खरीद लिया 80 करोड़ का। जनता के पैसों पर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। कोई किसी के अब्बा जान ने तो दिए नहीं थे कि भाई हाँ 80 करोड़ का चॉपर ले लो तुम। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बुरी है। मतलब कि आप ये देखिए कि यमुना की बात तो बहुत हुई, लेकिन यमुना से यमुना नगर तक कोई नहीं आया, जहां पर एक बच्ची को दिन दहाड़े उठा लिया गया और ट्रक ड्राइवर 3 उसके साथ गैंग रेप करते रहे। निर्भया कांड जैसा कांड हुआ, लेकिन कहीं भी खबरों में नहीं। बड़े शर्म की बात है। बम फेंके जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर का हाल क्या है? नशाखोरी में कितना हरियाणा बढ़ गया, जो कि कभी नशे में नहीं था। बेरोजगारी, महंगाई पर ये कभी बात नहीं करते। कितने गुना बढ़ गई है। 500 का सिलेंडर देना था, वो भी किसी को नहीं मिल रहा।
52 लाख आप देखिए बीपीएल कार्ड्स बढ़ गए 2022 से लेकर 2024 तक इन्होंने 18 लाख बढ़ा ठीक दिए है, आपने कार्ड। तो सारे ही मुद्दों की बात कर ली है। अब शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे, वो ये संक्षेप में आप काउंटर में 10 सेकंड और दीजिएगा, खत्म कर लूंगी मैं। 10 सेकंड, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड लीजिए। ओके, मैं कह रही थी जो इन्होंने 18 लाख बीपीएल कार्ड्स बनाए हैं 2022 की जनवरी से लेकर 2024 जनवरी तक, तो वो क्या इन्होंने वोट लेने थे लोकसभा और विधानसभा के? और क्या इतने लोगों को 500 रुपए का सिलेंडर देने की इनकी हैसियत है? क्या इनकी हैसियत है कि सबको 100-100 गज के प्लॉट दें? ये कह रहे थे 50 गज के प्लॉट, बोला तो आपने 100 गज के प्लॉट था गरीबों को देने के लिए, लेकिन क्या हुआ? और आपने दूसरी बात, चावल भी आपने खत्म कर दिया राशन में से। शर्मा जी, चलिए अब आप बहुत सारे, पूछिए। हांडा जी को तो बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी परेशानियां नजर आ रही हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों को लेकर विधानसभा में कांग्रेस जा चुकी है, वहां ये मुद्दे नहीं चले थे। अब देखना ये है शहरी जनता इनको सुनेगी नहीं सुनेगी। और मुख्य विपक्षी पार्टी के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ढेर सारी परेशानियां, ढेर सारे मुद्दे वो हैं ग्राउंड पर जिनका समाधान होना चाहिए। देखो, कांग्रेस पार्टी बहुत झूठी पार्टी के रूप में जानी जाती है। अगर कोई इंटरनेशनल अवार्ड झूठ बोलने में घोषित करा जाए तो मोदी जी को मिलना चाहिए अवार्ड, उसको जाने नहीं मोदी देंगे। जी को। दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। अगर इनके घोटाले गिने जाएं तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। किसी दिन कांग्रेस के घोटाला के ऊपर आप डिबेट कराना, मैं इनका एक के घोटाला बता दूंगा। दूसरा, तुम्हारे इनके भी बहुत शमशेर बताऊं, गोगी जी, 250 घोटाले हैं, 250। इनके शमशेर गोगी जी, जब वो एमएलए कैंडिडेट थे, वो एक्स एमएलए भी हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि गोगी जी आपके टाइम में घोटाले बहुत हुए हैं आपकी सरकार में। उन्होंने कहा अगर भाई, अरे भाई बिना घोटाले के सरकार चलती है क्या? बगैर घोटाले कोई सरकार चलती है क्या? और उन्होंने पूछा अगर आप एमएलए बन गए तो क्या करोगे? पहले अपना घर भरेंगे, पहले अपना घर भरेंगे, फिर सगे संबंधियों के घर भरेंगे, फिर यारे प्यारों मित्रों को देखेंगे, फिर देखेंगे जनता को। अब ये घोटालों की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये बात करते हो तो उन्होंने कब इस्तेमाल किया ये शब्द? करप्शन के बिना कोई चलता है? माफी मांग के जाना, मुझे वो स्टेटमेंट दिखाना सुनिए तो आपके सुनने की मत करप्शन के बिना चलती नहीं सरकार। अरे मैं आपकी बात सुन रहा था, मेरी बात सुनने में आपको तकलीफ हो रही है क्या? अरे मेरी बात तो सुनिए, आपको तकलीफ हो रही है क्या? नहीं, तकलीफ तो तुम्हें होती है, झूठ बोलने में तुम्हें रोकते हैं हम लोग। आपकी पार्टी तो गंगोत्री है, गंगोत्री झूठ बोलने में, घोटालों की गंगोत्री है, गंगोत्री झूठ बोलने में इंटरनेशनल अवार्ड जीत सकते हैं। सारे घोटाले भाजपा में है। आप सुनने की हिम्मत रखिए। नाम बताऊं मैं बोल रहा, बीच में बोल रहे, अशोक चौहान हो गया, हेमंत बिस्व शर्मा हो गया, और आप छोड़ो ना सारी बात। अजीत पवार हो गया, चक्की पीसिंग वाला बन गया। आप याद करिए तंदूर कांड किसके टाइम में हुआ था? आपके टाइम में। मिर्चपुर कांड किसके टाइम में हुआ था? आपके टाइम में। गोहाना कांड किसके टाइम में हुआ था? आपके टाइम में। आपने बचाया उनको गोहाना कांड और वहाँ पे निर्वाणा गैस हाउस कांड किसके टाइम में हुआ था? निर्वाणा गैस हाउस कांड कांग्रेस का एमपी था जो दो लेडीज को ले रहा था उनको। कौन था कांग्रेस का एमपी था? याद करो, निर्वाणा गैस हाउस कांड याद करो आप। निर्वाणा गैस हाउस कांड याद करो। आपके श्री प्रकाश जायसवाल उस समय केंद्रीय मंत्री महिलाओं के बारे में क्या बोलते हैं? महिलाओं के बारे में क्या बोलते हैं? आप बात करते हैं लैंड ऑर्डर की, आपको शर्म आनी चाहिए। रही बात घोटालों की, कसौली में, उसके बारे में क्या अरे सारे किसानों की जमीन बेच के खा गया आप। सेक्शन 4 से नोटिस संभालते थे, सस्ते भाव में जमीन खरीद लेते थे, महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते थे, और किसानों की जमीन छोड़ा नहीं आपने तो। अयोध्या को भी नहीं छोड़ा। तो बोले सामने क्या बोला? 351 एकड़ जमीन के बारे में अडानी, श्री रविशंकर और कल लाला रामदेव को दे दी 13,351 एकड़। सारे चलो मैं इन्हें को चर्चा में जोड़ दूं। अभी रुकिए, आप दोनों रुकिए। कमल हांडा जी, किसान को रामराज जी आप रुके हुए। जमीन अपनी महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी। रेड्डू साहब सिंबल पर लड़ेंगे इस बार? अरे कमल हांडा जी सुनिए, अभी सुना भी कीजिए। सिंबल पर लड़ेंगे क्या चुनाव रेड्डू साहब? बिल्कुल सिंबल पर लड़ेंगे। और मैं इनेलो से पूछ रही हूँ, मैडम सुनिए तो, मेरा सवाल बुजुर्ग रेड्डू से है। शुरू हो जाती है, ब्रेक नहीं है इनके पास में, ब्रेक नहीं है इनके पास। चुप करवाइए इसको। ज्योति जी, पता नहीं कौन से पागल खाने से छूट के ये गलत भाषा है आपकी हांडा जी, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरी डिबेट में। चुनावों की घोषणा हुई है
then he should also keep quiet when I'm talking. आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। सभी चुनावी निकाय निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि 2022 से चुनाव ड्यू थे और मानेसर वगैरह में तो अब तक चुनाव ही नहीं हुए थे। बहुत इंतजार सरकार ने करवाने का काम किया और जिसकी वजह से यहाँ की जनता काफी अफेक्टेड भी हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, अभी आ गए हैं। तो बहुत बहुत बधाई सभी निकाय निवासियों को जहां जहां अभी चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चुनाव की जो सूचिता है वो बनी रहे, बिल्कुल उसका सही प्रकार से चुनाव होने चाहिए और इसके साथ जो है ना आचार संहिता का पूरा पालन किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, जो कि बार बार इसमें आम चुनाव में भी इसके इल्जाम लगते हैं कि आचार संहिता का सही से प्रयोग नहीं होता है। दूसरी बात ज्योति जी आपने पूछा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इन चुनाव में मजबूती के साथ उतरेगी और जहां तक मुझे अंदाजा है इस बात का, जिस प्रकार से हमने पहले चुनाव लड़े थे, चुनाव के ऊपर जो मेयर का चुनाव है और चेयरपर्सन का चुनाव है वो हमारा सिंबल के ऊपर लड़ा जाएगा और बाकी में सभी कैंडिडेट को उसकी अपनी आजादी होगी, वो सिंबल लेना चाहेगा या हम उसको सहयोग के साथ उसको आगे चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। ये इस प्रकार की हमारी रणनीति इस चुनाव में भी रहने वाली है। लगभग उसका जल्दी ही आधिकारिक तौर पर भी उसकी घोषणा करने का काम करेंगे। दूसरी बात, अगली बात जो है ये बिल्कुल सत्य बात है और ये डाउटफुल बात भी है। तो आखिर क्या रीजन है कि 2 मार्च को वोटिंग हो रही है और पानीपत अकेले का चुनाव 9 तारीख को रखा जाता है और फिर काउंटिंग 12 तारीख को करवाई जाता है। वो वोटर लिस्ट इनकी बता रहे कि 19 फरवरी को आई, वहां तैयारियां देरी से हुई। पानीपत की बताई कल जानकारी भी दी गई चुनाव आयोग की ओर से, और क्योंकि 19 फरवरी को लिस्ट आती है, वार्डबंदी से जुड़ी तैयारियां भी और इसी के चलते डिले हुआ, ये बताया क्या? हाँ नहीं, ये कोई रीजन नहीं बनता, ये कोई खास रीजन नहीं है, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेवारी है। जब सभी निकायों में तैयारी कंप्लीट हो रही है, आखिर पानीपत में वो तैयारी समय पर क्यों नहीं की गई, कौन उसके लिए जिम्मेवार है और क्यों इस प्रदेश की जनता को संदेह में डालने का काम किया गया कि ये इतना लंबा अंतराल जो दिया जा रहा है, ये चुनाव होने से पहले ही, चुनाव के बाद क्या होगा वो एक अलग इश्यू है, लेकिन चुनाव होने से पहले ही डाउटफुल माहौल बनाने का काम किया गया, इसकी हम निंदा भी करते हैं। दूसरी बात देखिए, आप लोगों को क्या डाउट है रेड्डी साहब? उसका कोई मायने नहीं, ये जो समय रखा गया कि इसमें डाउट है आप लोगों को कि मैनेज कर लिया जाएगा? मैनेज कर लिया जाएगा ऐसा डाउट है। अच्छा। जिस प्रकार से चंडीगढ़ में एक उदाहरण हो चुका है, चंडीगढ़ के उदाहरण के बाद जहां 8 वोटों को इधर उधर किया गया और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जब रिजल्ट बदल जाता है तो निश्चित तौर पर इसमें मैनेजिंग का संदेह पैदा होता है। सरकार को इस बात को क्लियर करना चाहिए ताकि लोगों में एक विश्वास बना रहे। दूसरी बात, जो निकाय चुनाव होते हैं ज्योति जी, वो स्थानीय कार्यों के लिए होते हैं। जो शहरों की सरकार होती है वो शहर के लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों की दुख तकलीफ को सुलझाने के लिए, ठीक करने के लिए बनाई जाती है। प्रदेश की सरकार क्या कर रही है और राष्ट्रीय सरकार क्या कर रही है उसका कोई ज्यादा इसमें मायने नहीं होता है। स्थानीय तौर पर उसमें क्या क्या सुविधाओं की जरूरत होती है, जो लोग 2022 के बाद परेशानी झेल रहे हैं उनको उन परेशानियों से मौका मिलेगा, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आम जन को शहरों में, सबसे बड़ी बात है सफाई की बात करते हैं और स्वच्छ भारत की बात करते हैं। आज शहरों में कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं और सफाई घोटाले बड़े बड़े उभर करके आ रहे हैं। हमारे जींद में बहुत बड़ा सफाई घोटाला उभर करके आया जिसकी इंक्वायरी की जा रही है कि भाई इतना बड़ा घोटाला क्यों हुआ। इस प्रकार से सफाई में, जो कि सफाई तो एक बहुत ही, मैं तो कहता हूं, पुण्य का कार्य है और आम जन, हर जन के लिए वो उपयोग में होने वाली बात होती है, वहां भी इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, उससे जनता परेशान है। इसके बाद यदि हम बात करें सीवरेज की, छोटी सी बारिश होती है, थोड़ी सी 10 mm भी बारिश हो जाए तो शहर की गलियां जो है वो तालाब का रूप धारण कर लेती है, उससे लोग बहुत परेशान हैं। सड़कों की जगह जो है ना गांव वाली गलियां बनाने का सरकार ने काम करने का काम किया है। वहां पर ब्लॉकों की, शहरों में रोड हुआ करते थे पहले जब हम देखते थे, लेकिन आज वो सारे के सारे रोडों को गलियों में ब्लॉक के द्वारा परिवर्तित करने का काम किया गया। प्रॉपर्टी आईडी के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और सभी दफ्तरों में जाकर के देखिए किस प्रकार की मोनोपोली बनी हुई है। मैं तो कहूंगा कि शहरी, बिल्कुल आपके चैनल के ऊपर स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं,
शहरी दफ्तरों में एक तरह से जो है ना ऑब्जेक्शन प्रथा चली हुई है। ऑब्जेक्शन के बाद ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन के बाद ऑब्जेक्शन, और उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं होता है। जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, पार्षद बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, उनके द्वारा ही उनको कुछ न कुछ राहत मिलती है। लेकिन जहां चुनाव नहीं हुए वहां पर उनको भी इस बात की परेशानी है। और अनेकों सुविधाएं जो छोटी सरकार के माध्यम से या कई निकाय सरकारों के माध्यम से बनाई होती है, जैसे प्रॉपर्टी आईडी का है, बर्थ सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी सुविधा है। इसके लिए लोग बड़े परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं। कभी इनका नेट नहीं चलता है और कभी पोर्टल नहीं चलता है, कभी कर्मचारी छुट्टी, कभी कहते हैं मेंटेनेंस चला हुआ है। इन सारी परेशानियों को लेकर के जनता जो है शहर की काफी परेशान है, दुखी है, और जिससे मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा और इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती से चुनाव लड़ करके अपनी परफॉर्मेंस को काफी सुधारने का हम काम करेंगे। कमल जी कुछ कहना चाह रही हैं? आएंगे आपके पास। मैं जादून जी को चर्चा में शामिल कर रही हूँ। जादून साहब, बीजेपी क्योंकि अब तो हालांकि गांव में भी बीजेपी मजबूत हुई है, एक वक्त था जब शहरों की पार्टी के तौर पर जाना जाता था। दूसरा, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, हैट्रिक बनाई है राज्य में, और अब ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा कर रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी आगे है चुनावी तैयारियों को लेकर भी, चुनाव लड़ने के लिहाज से भी, या विपक्षी दल जो सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं वो भी है मुकाबले में? सरकार जो है चुनावी मोड में ही रहती है। अभी भी वो कह रहे हैं कि हमारा तो संगठन पर्व चल रहा है, तो बूथ कमेटियां बनाई हैं, मंडल कमेटियां बनाई हैं, जिलाध्यक्ष बनाएंगे, फिर प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे, तो संगठन का काम तो उनका चल ही रहा है, वो चुस्त दुरुस्त है। तो संगठन एक बहुत महत्वपूर्ण मशीनरी के रूप में काम करता है। जो चुनावी एजेंडा होता है पार्टी का, उसको जो है निचले धरातल पर पहुंचाने का काम जो संगठन ही करता है। लेकिन अब कांग्रेस को तो वो तो तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया कि हम तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, वो तो सिंबल पर ही लड़ेंगे। और वो कांग्रेस तो सिंबल पर लड़ने का फैसला करेगी। अभी उन्होंने जिला प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं, वैसे चुनाव के मद्देनजर प्रभारियों से ही काम चलाएंगे। वो विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से चलाया था उन्होंने। अब देखते हैं, उनके यहाँ खींचतान भी काफी है। कई नाराज हैं कांग्रेस के जो लीडर हार गए चुनाव, उन्होंने आरोप लगाया कि हमें हरवा दिया गया, तो हम अब निकाय चुनाव लड़ेंगे। तो अब वो ये स्थितियां हैं, तो कांग्रेस जो है संगठन की दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई रहती है, और वो जो है तमाम डिफीट झेलने के बावजूद जो है अपने आप को चुस्त दुरुस्त नहीं कर पा रही है। हालांकि मुद्दे अपनी जगह हैं, मुद्दे तो काम कर रहे हैं। शहरी समस्याएं हैं, 2-2.5 साल से चुनाव नहीं हुए निकायों के, और काफी विलंब से हो रहे हैं, तो उस वजह से जो है चुनी हुई बोर्ड नहीं होने से कई समस्याएं पैदा हो गई। घोटाले भी हुए, घोटालों की चर्चा हो रही है। एथल में एक सफाई घोटाला हुआ है, उसमें तो कल ही 2 जेई गिरफ्तार किए गए, और भी जो है 10-12 लोग पहले और गिरफ्तार हो गए उसमें। तो सफाई घोटाले तो हुए ही हैं। तो अब ये देखते हैं कि लोग किस तरह से फैसला करते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में तो मेजोरिटी मिल गई बीजेपी को, सरकार भी उन्होंने बना ली है, और सरकार का प्रभाव भी रहेगा इन चुनाव पर। आमतौर पर ऐसा होता ही है कि उपचुनाव हुए या लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, तो जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी अपना प्रभाव बढ़ा लेती है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। कमल हांडा जी, विधानसभा चुनाव के परिणाम जब से आए, बीजेपी को हम देख रहे हैं हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है। आप लोग परिणाम हारे क्यों, ईवीएम में खामियां हैं, गड़बड़ी हुई है, आप लोग ये आरोप लगाने में जुटे हैं। और जादौन साहब भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि संगठन के लिहाज से तो बीजेपी है ही आगे मजबूत के आप लोगों से, तो कैसे टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? बात ऐसी है, ये जो जिन्होंने भी अभी लास्ट में बोला, ये भाजपा की जुबान ज्यादा बोल रहे थे, जो मैं नोट कर रही थी। मैं इनको भाजपा में फूट नजर नहीं आती। सुनिए, जादौन साहब रूटीन में हमारे साथ जुड़ते हैं, बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं, निष्पक्ष बात कहते हैं। नहीं, मैंने सच को स्वीकार किया कीजिए, सच को स्वीकार किया कीजिए। संगठन तो नहीं है मैडम आप लोगों के पास। आप जर्नलिस्ट हैं। हाँ, जर्नलिस्ट हूँ, तभी मुझे पता है और मैं बता रही हूँ, आप भी जानते हैं। अरे मैं बता रही हूँ, मेरी बात भी तो सुनिए आप। मेरी बात को तो कहने का मौका दूसरों पर आक्षेप मत लगाइए। मैं ये कह रही हूँ कि आपने कहा ज्योति जी, मुझे उस पर आपत्ति है कि विधानसभा में हमारे मुद्दे काम नहीं आए। आपको याद दिलाना चाहूंगी, वोट परसेंटेज सेम था, और उसमें क्या खेला हुआ, इलेक्शन कमीशन घटक दल बनकर, बड़ा विश्वसनीय घटक दल है भाजपा का। इस बात को आप नहीं जानती होंगी, मैं इस चीज को विश्वास नहीं कर सकती। मैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपके पास हर एक जगह की खबर आती होगी। और कैसे घपलेबाजी हुई यहाँ पर महाराष्ट्र का, तो मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था कि 75 लाख वोटों का चुनाव आयोग ने लिखित में दिया है
कि उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वोट डले हैं महाराष्ट्र में। तो ये तो मैं बात बता दूं पहले ये। दूसरी बात ये कि मैनेजिंग का, जैसे रेड्डू साहब ने कहा कि मैनेजिंग का संदेह है, संदेह नहीं वो फैक्ट है। आपको पता नहीं क्यों संदेह लग रहा है। और बाकी पंचकुला में घग्गर नदी के पास, उसको क्रॉस कीजिए आप ब्रिज को, इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, दिल्ली में भी है, यहां पर भी है, लेकिन कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई किसी को परवाह नहीं है। लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, कोई फॉगिंग नहीं हो रही, कोई कुछ काम नहीं हो रहा। ठीक है जी। और जो पीपीपी है, परमानेंट परेशानी पत्र, जिसमें 5 साल का बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा 5 लाख कमाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक करेक्शंस नहीं हुई हैं, सैकड़ों रुपए खर्च हुए हैं उसमें आपका परमानेंट परेशानी पत्र बनाने के लिए। पोर्टल खेला इस सरकार ने, लेकिन फायदा उसका कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। बल्कि पैसा ही उड़ रहा है जनता के टैक्सेस का, जनता पर टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं और ये खुद ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। दूसरी बात, ई श्रम पोर्टल इन्होंने बजट के माध्यम से खोला। मैं थोड़ा सा उसका भी ऊपर भी बोल दूं मैं कि जब इनसे यही नहीं संभल पाया स्टेट का, तो ये पूरे कंट्री का कैसे संभालेंगे। एक चीज और बताना चाहती हूं, भाजपा ने डोमिसाइल खत्म कर दिया हरियाणा से। डोमिसाइल खत्म क्यों किया? पहले था कि 15 साल का डोमिसाइल होना चाहिए, फिर 10 साल का हुआ, फिर 5 का, फिर 3 का, अब खत्म हो गया ताकि बाहर वालों को नौकरियां देने में आसानी हो सके। 37 पेपर भी लीक हुए। मुद्दे बहुत सारे हैं। आपने कहा कि काम कोई होता नहीं है, सिर्फ प्रचार प्रचार प्रचार। वो हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो कि 24 घंटे इनका प्रचार ही प्रचार चलता है। यहाँ उधर नेशनल टीवी पर वो चलता है आपका मोदी 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 सारा टाइम, और जो दूसरे हैं वहां पर नायब सिंह सैनी ने ये घोषणा कर दी, एक्टिव नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री, ये मंत्री, फलाना मंत्री। लेकिन अनिल विज की बात पर कोई चर्चा नहीं करता। जो कहते हैं कि बड़ोली को जो है रिजाइन करना चाहिए, जिसके ऊपर FIR हुई कसौली में गैंग रेप के चक्कर में नौकरी देने के लिए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। यमुना की नदी के पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन यमुना नगर की बात नहीं करते, जहां एक बच्ची को उठा लिया गया और गैंग रेप होता रहा। उसके बाद उसके सिर पर रॉड मारी गई। निर्भया केस में मीडिया बहुत एग्रेसिव था, हमने भी उनको फेस किया, हमने इलाज करवाया, उसको फौरन तक ले गए हम लोग। यहां पर तो खबर ही गायब है। दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, बम फेंका जाता है क्लबों पर, फिरौतियां मांगी जाती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई काम हो रहा है? जबकि नायब सिंह सैनी ने आप जो डिबेट में आई है कमल जी, मैं आपको रोककर आपसे ही सवाल पूछूंगी। ऐसा नहीं कि मैं अगले प्रवक्ता के पास जा रही हूँ। आप क्या माइंडसेट बनाकर आती हैं कि आप मीडिया के खिलाफ डिबेट करने के लिए आ रही मीडिया चैनल पर? आपको 1 घंटे का समय हम देते हैं, आप जब भी आप फिंगर रेज करती हैं आपको मैं टाइम देती हूँ बोलने के लिए। आप जो भी आरोप लगाती हैं, जिस भी खबर नहीं है, कहाँ नहीं है खबर? यमुना नगर या तो आप 24 घंटे हमारा, मैं सभी चैनल्स की नहीं कह सकती, हरियाणा न्यूज देखा कीजिए। आप क्यों नहीं बीजेपी से, सत्तासीन पार्टी से सवाल पूछती हैं? बाइडेन ये कह रहे हैं, ट्रंप ये कह रहे हैं, भारत जैसा मीडिया, नेशनल मीडिया ये कर रहे हैं, हरियाणा के मीडिया चैनल्स ये कर रहे हैं। आप क्यों नहीं शहरी सरकार को लेकर अपनी पार्टी की तैयारियों पर बात कर लें? या सत्तासीन पार्टी की जो कमियां खामियां आपको लग रही है आप उन पर बात कर लें? नहीं, आप इसको क्यों ले रही हैं? नहीं, आप मुद्दे पर बात ही नहीं करें। आपने 1 बार बोला, 2 बार बोला, 4 बार बोला, मैंने नहीं टोका। कोई तो लिमिट होनी चाहिए ना। शहरी सरकार, मैंने मुद्दा दिया आपके मीडिया कोऑर्डिनेटर को, उन्होंने आपको बताया होगा, उस पर बात करनी है। बार बार रिपीट कर रही हूँ उन्हीं बातों को। मैंने 50 बार नहीं दोहराया है। नहीं, 50 बार आप दोहरा देंगी, 50 बार अगर मैंने नहीं टोका आपको। बोलने मैं आपको तब दूंगी जब आप मुद्दे पर बात करेंगी। हाँ, तो मुद्दे पर ही बात कर, बात कीजिए शहरी सरकार को लेकर, मैंने आपको गिनवाए, निकाय चुनाव को लेकर। सुनिए, मैंने मुद्दे आपको गिनवाए। आपका जवाब क्या था कि विधानसभा में काम नहीं आए। अरे सेम वोट प्रतिशत था, फिर भी सीटें 33% भाजपा की कैसे ज्यादा? तो क्या नहीं काम आना जीत हार से डिसाइड होगा ना? जीत हार से डिसाइड होता होगा, वोट परसेंट से हो जाएगा। तो जीत मान लीजिए ना अपनी। लोकतंत्र में जीत का पैमाना क्या है? सीटें ही है ना। वोट प्रतिशत को लेकर जीत मान लीजिए, जीत का जश्न मनाइए ना आप लोग। इलेक्शन कमीशन जीत का जश्न मनाइए ना हाना जी। हार को लेकर क्यों सरकार को या चुनाव आयोग को घेर रहे हैं? हार तो हुई है ना, इलेक्शन कमीशन हार तो हुई है ना। फिर तो ये मत कहिए कि मुद्दे काम आए। जवाब नहीं देता, वो बेईमानी करते हैं। ये मैं तो बोल रही हूँ, खुल के बोल रही हूँ, मैं बेईमानी करती है भाजपा। अरे आपकी पार्टी तो गंगोत्री है, भ्रष्टाचार में गंगोत्री। जनता चोर पार्टी। देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, हमने 230 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। कहाँ गया सारा पैसा? कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, गंगोत्री। MLA की सांसदों की खरीद फरोख्त। अच्छा, एक पॉइंट तो है, आप सुनिए, एक पॉइंट जो आया चर्चा में, शर्मा जी, वोटिंग के बाद वोट काउंटिंग में, रिजल्ट में इतना समय क्यों रखा गया है? कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, रेड्डू साहब भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप लोग मैनेज करने जा रहे हैं वोट को। ये आरोप है आप लोगों पर। करते ही हैं,
पक्का करते हैं। देखो मैम, आपको बताना चाहूंगा ज्योति जी, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं हमारी इतनी सीटें आएंगी। पहले एक बार इनको चुप करा दो, इनका माइक बंद कर दो, ये वैसे बोलती रहेंगी, इनके पास में ब्रेक नहीं होता। तुम्हारी तरह नहीं हो ये भाई, शुरू होगी तो होगी, इनकी आदत है ये। भोंपू नहीं लगा मेरे मुंह पर। कमल जी तो सुन लीजिए, भोंपू नहीं लगाया तो सुन रही हूँ मैं। मैंने इनके साथ बहुत सारी डिबेट्स की हुई हैं। अरे आज पता नहीं क्या मैंने आप दोनों के साथ बहुत सारी डिबेट्स की है। अभी आप रुक जाइए अभी कमल जी, आप बोलिए। ऐसा है, इनकी आदत है, जो इनके पक्ष की बात करते हैं उसको तो ये सही मानती हैं, बाकी ये कह देती हैं आप तो बीजेपी के एजेंट हैं, आप तो बीजेपी के पक्षधर हैं, आप तो बीजेपी की बात करते हैं, आप तो बीजेपी के स्पोक पर्सन है। ये सबके ऊपर ऐसे आरोप लगा देती है, इनकी आदत है ये। दूसरा, जो आपकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ, देखो क्या था, वो एक पानीपत का चुनाव बीच में रह गया था, पानीपत का चुनाव भी है, तो ये इस तरह से एक चुनाव आयोग डिसाइड करता है, हम तो डिसाइड करते नहीं, वो संवैधानिक एजेंसी है, संवैधानिक संवैधानिक एजेंसी हमारे अंडर तो है नहीं, वो घटक ये दल तो है वो चुनाव आयोग बीजेपी का। डिसाइड करता है। जहाँ ये जीत जाते हैं वहां तो सब कुछ ठीक है, और जहाँ ये हार जाते हैं तो हार का ठिकरा फिर ये ईवीएम मशीनों को तोड़ देते हैं। भाई ये मशीनें ठीक नहीं थी, ये व्यवस्था ठीक नहीं थी। अरे मेरे भाई 37 MLA भी तो आपके जीत का है, ये भी तो इन्हीं मशीनों में गिनती की होगी और कहीं बाहर से आ रखी थी। आप बताइए ना, पर जो प्रत्याशी हारा उसने 4,23,000 जमा कराए थे, इलेक्शन कमीशन ने मॉक पोलिंग क्यों की, क्यों डेटा नहीं दिया पूरा? 9 बूथों का डेटा चाहिए था, वहाँ भी तो सारा यही डिलीट मशीनें कर दिया, होंगी, क्यों किया? ये या और कोई बाहर से आ रखी थी? क्यों किया? ऐसा है मशीनों क्यों का, किया? इलेक्शन कमीशन ने डेटा डिलीट। इनके घटक दल है, घटक दल जम्मू कश्मीर के सीएम, जम्मू कश्मीर के सीएम अमर अब्दुल्ला ने इनको सलाह दी थी, ये रोना धोना छोड़िए, ईवीएम मशीनों पर रोना धोना छोड़िए, और जो जनादेश प्राप्त हुआ है उसको स्वीकार करें। ये जम्मू कश्मीर के सीएम की स्टेटमेंट थी, उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी थी, इनका घटक दल है वो, उन्होंने इनको कहा था रोना धोना छोड़ो, इलेक्शन कमीशन जो जनादेश मिला है उसको स्वीकार करें, जनता का जनादेश का सम्मान करें। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ये दे नहीं पाए, कांग्रेस में भी कई कमल कांग्रेस जी है। क्या परेशानी है? अरे आप सुनो तो कमल जी, नॉन स्टॉप बोल रही हैं आप, क्या तरीका है ये? ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा ज्योति जी, नेता प्रतिपक्ष ये दे नहीं पाए, इनका आपस में लट बज रहा है। कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं डॉक्टर अजय यादव कांग्रेस है, तो इनका आपस में लट बज रहा है, ये लठम लठा हो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष दे नहीं पाए। एक बार डॉक्टर रणधीर काकान जी का नाम चला था, तो उन्होंने फिर दूसरे गुट ने वीटो कर दिया, वो बोले नहीं ये तो भूपेंद्र गुट का आदमी है, भूपेंद्र हुड्डा गुट का आदमी है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये आपस में लठम लठा हो रहे हैं, तो इनका तो भगवान ही मालिक है। पीछे जब इनका ऑब्जर्वर आए थे, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, जैसे साइमन कमीशन गो बैक के नारे आजादी से पहले लगे थे, ऐसे इनके नारे लगे थे। और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, नहीं देखिए, तो ठीक है, ये जो मतदान और मतगणना का चुनाव परिणाम का जो अंतर है, उस पर ये शंका क्या बल्कि तो आरोप ही लगा रहे हैं कि आप लोग गड़बड़ी करेंगे। चुनाव आयोग पर इनको पहले ही कॉन्फिडेंस है नहीं, बिल्कुल भी ट्रस्ट ही नहीं करते हैं विपक्षी पार्टियां। लेकिन मुद्दों पर ठीक है आप लोग, क्योंकि जादौन साहब ने भी एक बात की चर्चा की कि जो पार्टी सत्ता में होती है छोटे चुनाव में फायदा उसे मिल जाता है, जिससे विपक्ष कहता है सरकारी मशीनरी का, सिस्टम का दुरुपयोग, ये तमाम बातें। जनता का आशीर्वाद मिलता है ज्योति जी, जो चाहे पीपीपी की बात हो, सड़कों के हालात की बात हो, करप्शन की भी ये लोग बात कर रहे हैं, गंदगी के ढेर लगे ये कहा जा रहा है, सड़कों के हाल बेहाल हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ें और अगर जनता भी मुद्दों के आधार पर वोट करे तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, भले ही आपने कुछ दिन पहले सरकार बनाई है हरियाणा में। देखो, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारा हर कार्यकर्ता जनता की सेवा में समर्पित रहता है और 24 घंटे जनता की सेवा में लीन रहते हैं हम। और जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे को मिल रहा है, हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-35 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। 30-35 साल तक सरकार में कमल तो खिल ही रहा है, 50 बोले 100 साल कर लो, जनता के द्वारा खिला जा रहा है, तो 100 साल भी जनता चलेगी। कमल खिला रही है, जनता कमल खिला रही है। और दिल्ली में भी जलेबियां बट रही है हरियाणा की, दिल्ली में भी हमारी सरकार आ रही है, दिल्ली में भी केजरीवाल और कांग्रेस की जो मिली भगती है, नूरा कुश्ती खेल रहे थे आपस में, ये मिले हुए हैं।
दिल्ली में ये दोनों पार्टियां आ रही हैं, दिल्ली में कमल खिल रहा है, स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। और हरियाणा में भी जिस तरह से मैंने आपको बताया, छोटी सरकार में भी कमल खिल रहा है, कमल। और सभी निकाय चुनाव में हम जीत रहे हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जनता के आशीर्वाद से मैं कह रहा हूं ये बात। और जिस तरह से कांग्रेस में आपस में लट बज रहा है, वो कांग्रेस का तो भगवान ही मालिक है, नेता प्रतिपक्ष ये दे नहीं पाए अभी तक। और इनका प्रदेश अध्यक्ष कोई अपॉइंटमेंट करता है, बावरी या उसको वीटो कर देता है इनका प्रभारी, तो इनका तो भगवान ही मालिक है। ज्योति जी रेड्डू साहब, मुख्यमंत्री की भी पहली अग्नि परीक्षा होगी एक बार फिर से सीएम बनने के बाद, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव जीता है, उनकी अगुवाई में बीजेपी ने लड़ा, जीत हासिल की, और उसके बाद अब ये चुनाव होने जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी के बारे में जो अनिल विज जी कहते हैं वो सच्चाई है। जब से मुख्यमंत्री जी अब आए हैं सेकंड टर्म में और थर्ड टर्म भारतीय जनता पार्टी की शुरू हुई है, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। आज अपनी रिपोर्ट में भी आपने 2 इंसिडेंट सुनाने का काम किया, फरीदाबाद का और रोडवेज की बस का। किस प्रकार से फायरिंग हुई, मार पिटाई हुई है। हर रोज चोरी की घटनाएं और धमकी की घटनाएं, फिरौती की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। इससे पहले भी क्राइम में हरियाणा नंबर 1 था प्रदेश में, देश में, और अब भी घटनाएं पहले से कहीं ना कहीं ज्यादा हुई है। ये तो बात खुद इनके अपने जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में आला अधिकारियों की बैठक थी, उसमें स्वयं हरियाणा प्रदेश के डीजीपी ने इस बात को माना था कि हरियाणा प्रदेश में 80 गैंगस्टर जो है वो अभी एक्टिव काम कर रहे हैं। एक छोटे से हरियाणा जैसे प्रदेश में 80 गैंग जब काम कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्राइम का क्या हाल बना हुआ है और क्यों वे खुले घूम रहे हैं, क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। एक तो ये बहुत बड़ा मतलब इसका नुकसान होने जा रहा है। दूसरी बात, इसमें भी कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री जी धरातल पर कम ध्यान दे रहे हैं, और वो मीटिंगों में, सभाओं में जाकर के जो बातें कहते हैं, धरातल पर वो कितनी लागू हो रही है वो सबके सामने। किस प्रकार से हर रोज रिश्वतखोरी के मामले में कितने केस पकड़े जाते हैं। भले ही सरकार कहती रही कि हमने पकड़ लिया, ठीक है भैया, आपने पकड़ लिया, यह अच्छी बात है, लेकिन एक पकड़ने के बाद 3 पैदा क्यों हो रहे हैं, ये भी तो एक चिंता का विषय। आप एक को पकड़ते हो, आगे 3 पैदा हो जाते हैं। एक को पकड़ने के बाद तो वो कम होने चाहिए। आपने 10 पकड़े तो हो सकता है चलो एकदम समाप्त नहीं होता, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन कम से कम इस बार 10 पकड़े तो अगली बार 25 नहीं आने चाहिए, अगली बार वो घटते जाने चाहिए, लेकिन ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। यानी कि करप्शन भी बढ़ रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है, और इसका जो जनता परेशान है इन चीजों, जहां आम जन सुविधाओं से परेशान है। मैं अपनी जींद की कहता हूं, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, वो 11 साल से लग रहा है, और हमारे यहाँ के डिप्टी स्पीकर महोदय हैं मीडा जी ने तो अब वार्निंग देने का काम किया। उनका 500 करोड़ का बजट रखा था, 500 समथिंग का, अब वो बजट भी 700 बढ़ गया है। और फर्स्ट फेज, जो फर्स्ट चरण है, वो भी 11 साल में इनसे पूरा नहीं हुआ है। अब सेकंड कब होगा, कब चालू होगा। और हमारे जो सरकार के मुख्य व्यक्ति होते हैं डिप्टी स्पीकर, उन्होंने उनको चेतावनी दी है कि अगर अब समय पर नहीं किया गया तो हम आपको दंडित करने का काम करेंगे। जब इस तरह के हालात है, हमारे यहाँ इन्होंने कहा था कि हम नहरी पानी की सप्लाई करेंगे। मेरे ख्याल से 7-8 साल से वो खबरें ही बनी हुई हैं कि नहरी पानी सप्लाई किया जाएगा, तो वो नहीं हो रहे हैं। यानी अमृत जो सरोवर बनाने की बात थी, उनमें कितने बड़े बड़े घोटाले इनके सामने आ रहे हैं, वो देखो। यानी प्रशासन का कंट्रोल ज्योति जी है कहाँ। अब कह रहे हैं कि हमारे जो है ना बजट खत्म होगा, इसलिए अमृत सरोवर तैयार नहीं हो पाए। और कुछ खबरें आ रही है कि अमृत सरोवर जो तैयार हुए थे वो खराब हो गए हैं, उनकी दीवारें टूट गई हैं, उनकी ये टूट गए। और हिसार का आपने खबर दिखाई, आपने भी, हमने देखा कि वो जो वहां के स्थानीय विधायक है, वो ब्लॉक को तोड़ते हैं, उठा करके तोड़ते हैं, वो भड़ाक देसी टूट जाता है और वो एसडीओ को धमकाने का काम करते हैं। यानी ग्राउंड लेवल पर जो काम होना चाहिए, सरकार की जो पकड़ होनी चाहिए, सरकार का जो एक रुतबा होता है, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है और किसी प्रकार से भी कंट्रोल नहीं है। लोग, अधिकारीगण लोग जो है, कुछ सभी नहीं होते, लेकिन जो हैं वो अपना खुले आम सरकार के पैसे को, जनता के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इन चुनाव में उसका परिणाम इनके सामने आएगा। दूसरी बात, कांग्रेस की यदि मैं बात करूं, देखिए
पिछले जब पता नहीं 42 या 45 निकायों का चुनाव हुआ था, उस टाइम कांग्रेस का आखिरी टाइम तक ये रहा हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अंत में इन्होंने कहा कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और एक प्रकार से चुनाव से भाग गए थे, इन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा था। इस बार भी कांग्रेस का यही हाल होने जा रहा है। भाजपा जरूर तैयारी कर रही है, अच्छी तैयारी कर रही है, और नंबर 2 की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही इन चुनाव की तैयारी कर रही है और अच्छे से चुनाव भी लड़ेगी। कांग्रेस के अभी चुनाव प्रभारी लगाने का काम किया था, जो दीपक बावरिया जी ने लिस्ट निकाली, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लग गए हैं। उसमें भी कहा कि बागियों को जगह दी गई है, जिन्होंने हमारी खिलाफत की उन्हीं को प्रभारी बनाने का काम कर दिया गया है, चाहे वो हिसार का हो, चाहे वो पुंडरी का कैंडिडेट हो, सत्यवीर भाना। तो यानी इसके ऊपर भी लाठाबाज रहे इनका, और संगठन का पहले से है ही नहीं। अंत में आकर के ये इन चुनाव से भी भागने का ही काम करेंगे। इन चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होंगी, और यदि जनता आम सुविधाओं को दे करके वोटिंग करती है तो निश्चित तौर पर साहब, लेकिन विधानसभा में तो विधानसभा के पिछले कई सालों से आप लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, और विधानसभा में हमने देखा अभय भी क्योंकि हार गए, हालांकि 1 से 2 विधायक आप लोगों के जरूर हो गए, और शहरी वोट तो कभी आप लोगों का स्ट्रांग नहीं माना गया, आपका कोर वोट नहीं रहा इनेलो का। तो क्या ग्राउंड है आपका ये दावा करने का कि हम दूसरे नंबर पर रहेंगे, कांग्रेस पीछे रहेगी अगर सिंबल पर भी आती है? हाँ ज्योति जी, मेरा दावा ये है, 37 सीटें हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को देने का काम किया, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि ये सरकार बनाएंगे, और सरकार बनाने की जनता ने मन बना रखा था, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इनकी अपनी गलतियों के कारण, और बेशक याद ईवीएम को दोष दे या किसी को दोष दे, इनकी खुद की गलतियों के कारण, इनके खुद के घमंड के कारण इनकी सरकार तो नहीं बनी, लेकिन एक बड़ा विपक्ष जरूर बना, निश्चित तौर पर बड़ा विपक्ष बनकर के आया। लेकिन जब प्रदेश ने बड़ा विपक्ष इनका बन गया, तो उनको एक उम्मीद थी कि कम से कम विपक्ष की भूमिका तो अच्छे से निभाने का काम करेंगे। आज प्रदेश का बच्चा इस बात के लिए अपने को ठगा महसूस कर रहा है कि हमने कांग्रेस को वोट देकर के गलती की, क्योंकि ये तो विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, ये तो आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। कितने दिन हो गए, 8 अक्टूबर को सब रिजल्ट आया था, 16 अक्टूबर को सरकार बनी थी, तब से लेकर के अब ये फरवरी का महीना आ गया है, मतलब 4-5 महीने की सरकार हो चुकी है। आज तक इस बड़े विपक्ष ने कोई जनता का मुद्दा उठाया हो, कहीं जनता के लिए खड़ी हुई हो? कितने ऐसे गलत फैसले सरकार ने लिए, कितने अत्याचार हुए, कितने रेप केस हुए, कहीं पर भी ये सरकार खड़ी हुई है, विपक्ष खड़ा हुआ है। इसलिए प्रदेश की जनता अब अपने को ठगा महसूस कर रही है कि कांग्रेस पार्टी कभी कामयाब नहीं हो सकती है हरियाणा प्रदेश में। आखिरी चांस प्रदेश की जनता ने इनको देने का काम किया। चलो सरकार नहीं बना पाई, विपक्ष की तो भूमिका निभा लो। ज्योति जी, मैं बताना चाहूंगी बहुत लंबा हो गया इनका। अभी डीएपी के ऊपर किस प्रकार, चलिए मैंने डीएपी सवाल के ऊपर पूछा किसान था किस तभी प्रकार बोल से रहे हैं। परेशान रहे, यूरिया के लिए किस मैं प्रकार से बोलना परेशान चाहूंगी। है, तो क्या आपने आवाज उठाने का काम किया? ठीक है, आप ये कह रहे हैं क्योंकि क्या विपक्ष की भूमिका भी निभाने नहीं का अदा काम कर रहे किया? हैं, बड़ा तो लोग विपक्ष है तो क्या हुआ? इनको जितना मजबूत वोट विपक्ष किया तो नहीं बना रहे ना विधानसभा आप में, लोग। आपका उससे तो भी खत्म हो ठगा चुका है महसूस विपक्ष। कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस को वोट नहीं करने वाले हैं, ये रेड्डी साहब का दावा है। आएंगे हांडा जी आपके पास, अभी आप रुके। जादव साहब, दिल्ली चुनाव को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हमने की कि बजट में जो 12 लाख सैलरी वालों को जो राहत दी गई है टैक्स से, या फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणा की गई है 8वां वेतन आयोग लागू किए जाने की, उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ कि दिल्ली चुनाव में इसका असर होगा। हरियाणा की जब हम बात करते हैं शहरी वोटर्स की, क्या वहां भी कोई इम्पैक्ट रह सकता है बजट का, या जो नौकरी पेशा लोगों को राहत दी गई है, रियायत दी गई है, उसका बीजेपी को फायदा मिल सकता है? तौर पर ये जो मिडिल क्लास को जो राहत मिली है, बहुत लंबे समय से जो है मिडिल क्लास वेटिंग में था कि उनको कुछ राहत दी जाए, और डिमांड भी चल रही थी काफी लंबे समय से। अब सरकार ने अगर ये स्टेप लिया है तो इसका बड़ा जो है फर्क पड़ेगा। हालांकि जो इकोनॉमी का कंपल्सन भी था कि ये लोगों के पास पैसे की कमी है, मिडिल क्लास जो है उससे बाजार में सुस्ती आ गई है, क्योंकि वो उसके पास पैसा नहीं है मिडिल क्लास के पास, उससे बाजार सक्रिय नहीं हो पा, क्योंकि वहाँ खरीदारी नहीं हो रही, मंदी आ गई बाजार में, और उससे प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था में भी गिरावट का दौर था। लेकिन ये है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव भी सामने था, इसके अलावा बिहार में भी विधानसभा चुनाव आने वाला है, और ये है कि भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर लेगी। देखिए, पिछले साल मार्च में उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने के बाद जो भी समय में उनको मिला, तो नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने काफी जो है फैसले किए, जनता को राहत देने के काम किए, जो भी कुछ
ऐसी योजनाएं थी जो अटकी हुई थी, पाइपलाइन में थी, उनको तेजी से लागू किया, तो उसका चुनाव में प्रभाव पड़ा। मुझे लगता है कि सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको उन्होंने मैनेज कर दिया। अब ये भी है कि ये जो मिडिल क्लास को इन्होंने राहत दी है उसका भी फर्क पड़ेगा। अब ये निकाय चुनाव में भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि फिर पार्टी के प्रति झुकाव हो जाता है। मतदाता सोचता है कि ये ठीक है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमें राहत दी है, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ काम कर रही है, तो उससे काफी एनवायरनमेंट बदल जाता है। अब देखते हैं कि बाकी तो कांग्रेस किस तरह से मुद्दे उठाती है। मुद्दे है भी 2-2.5 साल डिले हो गए कि चुनाव हो रहे हैं, लोगों की समस्याएं बहुत पेंडिंग हो गई, लोगों को बड़ा राहत का इंतजार था। अब चुनाव आ रहे हैं तो देखिए मतदाता उसके आधार पर इस विलंब को किस तरह से देखता है। हाँ, विपक्ष तो अभी कह रहा है कि चुनाव अब जो हो रहे हैं ये भी अदालत के रास्ते ही हो रहे हैं, इसे लेकर भी बीजेपी को घेरा जा रहा है। हाना जी, आपका लास्ट कमेंट रहेगा। आप जब ये शर्मा जी कांग्रेस को लेकर बात कर रहे थे तब आप कह रही थी मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझे नहीं, ये मुद्दा ही है। ये कह रहे हैं हम चुनौती नहीं मान रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस की खुद की लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही है। रेणु साहब कह रहे हैं आपको विधानसभा में जितने वोट दे दिए कांग्रेस को, लोग ठगा फील कर रहे हैं, लोग उतना वोट भी नहीं करेंगे तो हम दूसरे नंबर पर आने वाले हैं। तो जब मुकाबले को लेकर प्रश्न इनसे हो रहे हैं तो ये कांग्रेस को नहीं मान रहे मुकाबले में। देखिए बात ऐसी है, ये हैं तो भाजपा के सहयोगी, इसलिए इन्होंने भाजपा को फर्स्ट नंबर पे पहले ही रख दिया। रेड्डू साहब ने अपने आप को दूसरे नंबर पे रख लिया, क्योंकि दोनों नैरेटिव गढ़ने में बहुत, जिसे कहते हैं ना, इनको महारत हासिल है झूठ बोलने में। क्योंकि फिरौतियां इनके टाइम पे भी मांगी जाती थी, इनके टाइम पे भी मांगी जाती थी, भाजपा के टाइम पे, इनके टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर की हालत भी खराब थी। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी, लिबर्टी शूज वालों की फैक्ट्री होती थी, जब ये फिरौतियां मांगते थे इनेलो वाले, जब उन्होंने नहीं दी तो उनकी फैक्ट्री के आगे खड्डे खोद के वो बंदा करनाल छोड़कर चला गया। और भी बहुत सारी चीजें मैं फिर बाद में बताऊंगी, महम और कंडेला कांड की भी बात। और ये जो बता रहे थे पत्रकार साहब की मिडिल क्लास को फायदा मिलेगा, अभी तो हफ्ते बाद उन्होंने दिल्ली के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मिडिल क्लास को दिया है जो राहत आप कह रहे हैं। अभी उसमें कितने इफ्स एंड बट्स लगेंगे उसका इंतजार कीजिए। अब ये मत मान लीजिए कि ये सरकार इतनी सीधी और अच्छी है, शरीफ है, कि ये जनता को देगी जो सिर्फ छीनना जानती है, वो देना नहीं जानती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम सबका ध्यान करते हैं, देवतुल्य जनता है, पहलवान बेटियां फिर क्यों मारी पीटी घसीटी गई, क्यों खेल कोच के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, क्यों आपके जो महिला पुलिस कर्मियों ने शिकायत की वो दबा दी गई आपके द्वारा, क्यों ऐसा हुआ। और ये जो मैंने बताया कि मिडिल क्लास की जो बात कर रहे हैं, और उसे मोदी जी ने नेहरू जी और इंदिरा जी को भी ले आए, यानी कि जब ये नेहरू जी और इंदिरा जी को बीच में लेके आते तो समझ लीजिए कि फ्लैट है ये, इनके पास कुछ है नहीं बताने को और देने को। अगर आज के 12 लाख 60s में आप चले जाएं तो उसकी वैल्यू क्या थी, क्या उसकी उस टाइम किसी की इतनी इनकम थी, वो थी 86,65,847,000। अगर इंदिरा जी के टाइम पे आ जाएं तो आज के 12 लाख जो है सिर्फ 42,000 बनते थे। तो ये 1 लाख में गुजारा ही नहीं चल रहा, और अभी तो ये भी नहीं पता कि ये लागू होगी या नहीं, क्योंकि निर्मला ताई ने बोला है ना कि अभी फाइनेंस बिल हफ्ते के बाद आएगा दिल्ली के चुनावों के मद्देनजर। चलिए समय हालांकि नहीं है, लेकिन शर्मा जी फाइनल बहुत शॉर्ट में लास्ट कमेंट आपका, फाइनल कमेंट। नहीं मैडम, एक बात समय समय मुझे अलाउ नहीं कर रहे ना आगे। प्लीज, मेरे को देखिए टाइम बहुत कम मिला लास्ट। नहीं ये शिकायत मत कीजिए, डिबेट सुनिएगा घर जाकर। टाइम कम नहीं मिला आपको। नो, मैं ये एलिगेशन नहीं लेने वाली हूँ आपके। टाइम कम नहीं मिला, किसी को कम नहीं मिला। बोलिए 5 सेकंड और बोलिए मैम बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, एक और चीज बड़ी जो ध्यान में देने वाली है, जिसका ध्यान पता नहीं आपने चलाई खबर या नहीं चलाई, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आई एम अ वर्किंग वुमेन, तो मैं टीवी ज्यादा देखती नहीं हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ऑनेस्टली बात करती हूँ। भगदड़ में कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग गायब हैं, और जो लोग बेवकूफ कहते हैं कि जो श्रद्धालु मारे गए उनको मोक्ष मिल गया, तो उनको भी डूब के मर जाना चाहिए, उनको भी मोक्ष ले लेना चाहिए था। आज तो हमारे प्रधानमंत्री ले लेना चाहिए था। रामराज जी को भी बोलो, ये तो पंडित है, आप भी मोक्ष ले लो, जाओ। आज भगवान शंकर भगवान की उन्होंने आराधना करी है, धरती का बोझ कम होगा। नहीं अरे वो तो मोक्ष ले लो। कैसी बातें कर रही हैं कमल जी, आप क्या बातें कर रही हैं। चलिए मुद्दे पर आपका लास्ट कमेंट, चर्चा का फाइनल कमेंट बीजेपी से। रामराज जी आप बोले। आज उन्होंने स्नान किया है, क्यों ही डिरेल कर रहे हैं लास्ट कमेंट में आप दोनों ही। चलिए शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं पार्टियों की और क्या दावे कर रहे हैं, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।